नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज वैसे तो देखो 4 इश्यूज डिस्कस करने थे, लेकिन एक जो है ग्लोबल टैक्स रेवोल्यूशन का, ये हमारा रह जाएगा आज। इसे हम कल शामिल करेंगे डिस्कशन में। और कोट है आज का BR अम्बेडकर का। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस मेजर करता हूँ ये देखकर कि महिलाओं ने उस कम्युनिटी में कितना अचीव किया है। तो वुमेन से संबंधित जब भी आपको कुछ लिखना हो एथिक्स में, ऐसे में आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आंसर राइटिंग में GS पेपर 2 में भी जल्दी से इंट्रोडक्शन में ये जो लाइन है आप यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नेशनल सिक्योरिटी की चेंज होती डेफिनेशन और इंडिया के लिए एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की आवश्यकता से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, परंपरागत रूप से ये माना जाता रहा है, अगर किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रोंग है, अगर किसी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसकी थोड़ी ज्योग्राफी भी यूनिक है, जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है, इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो इंडिया की सुरक्षा करता आया है इंडिया के दुश्मनों से। आप USA की ज्योग्राफी देखिए, USA की धरती पर ना तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। USA ने बेशक पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन ये वर्ल्ड वार USA की धरती पर नहीं हुए। अगर पर्ल हार्बर अटैक को छोड़ दें या फिर एक दो चीज़ें और हुई उनको छोड़ दें, तो ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचा ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को पहुंचा, क्योंकि USA थोड़ा अलग सा पड़ता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये USA की सुरक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने यूरोप का मैप देखा हो तो इंग्लैंड बाकी दूसरे कंट्रीज से अलग होता है। जैसे फ्रांस इंग्लिश चैनल के माध्यम से, तो बीच में जो ये इंग्लिश चैनल है ना, ये इंग्लैंड की सुरक्षा करता है। तो कहने का मतलब देखो ये है, परंपरागत रूप से अगर हम बोलें कि कोई देश ज़्यादा सिक्योर है तो हम ये देखा करते थे उस देश की GDP कैसे है, पॉपुलेशन कितनी है, ज्योग्राफी कैसे है। ये नेशनल सिक्योरिटी की डायमेंशंस थी। लेकिन पिछले 20 सालों में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हम सोचने को मजबूर हो गए हैं, क्या सिक्योरिटी को हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें या फिर नए सेंस में देखें। आंसर है, हमें फिर से सिक्योरिटी की डेफिनेशन को रीफ्रेम करना होगा। क्योंकि देखो आज के समय में साइबर वेपन्स तो किसी छोटे से छोटे आइलैंड कंट्री के पास भी हो सकते हैं। श्रीलंका, मालदीव, ये छोटे छोटे देश जो है ना, इनके पास भी बहुत मजबूत साइबर वेपन्स हो सकते हैं। और ये इवन आवश्यकता पड़ने पर US जैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो राइटर का कहने का मतलब ये है, प्री हिस्टोरिक ईरा में देखो स्टोन्स का इस्तेमाल होता था वेपन्स के लिए, उसके बाद एरोस का इस्तेमाल होने लगा, फिर गोला बारूद का इस्तेमाल होने लगा, गन्स आ गई। 20वीं शताब्दी में हमने देखा न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी आ गए, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल होने लगा, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का इस्तेमाल होने लगा, डेवलप की गई काफ़ी देशों के द्वारा। लेकिन 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड और इतनी जल्दी डेवलप हो गई कि अब विभिन्न एक्सपर्ट्स को मजबूर होना पड़ा है वार, सिक्योरिटी, इन सब की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। आज के समय में देखो, अगर युद्ध होता है, जैसे देखो अजरबैजान और आर्मीनिया का युद्ध हुआ था, सैनिकों की तो मूवमेंट हुई ही नहीं, मतलब ट्रूप्स को तो मोबिलाइज इतने बड़े स्केल पर किया ही नहीं गया। लड़ाई हुई ड्रोन्स की सहायता से। अजरबैजान के पास ड्रोन्स थे, अजरबैजान भारी पड़ा आर्मीनिया के ऊपर। तो फ्यूचर में ना ड्रोन्स, रोबोट्स, सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा होगा अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है। इवन कोविड-19 का एग्जाम्पल आप लीजिए। हालांकि अभी भी ये एक सब्जेक्टिव इशू है, लेकिन कम से कम कुछ एक्सपर्ट्स तो ज़रूर मानते हैं कि या तो चाइना किसी वायरस पर रिसर्च कर रहा था, गलती से लीक हुआ, ये भी हो सकता है ये चाइना के बायो वारफेयर का हिस्सा था, जो भी था। लेकिन कोविड-19 का ओरिजिन जो है उसको लेके सवाल जरूर उठे हैं और फ्यूचर में बायोलॉजिकल वारफेयर जो है वो भी देखने को मिल सकता है। पहले देखो क्या हुआ करता था, विभिन्न देशों की एजेंसीज भी इवन कई बार कोवर्ट ऑपरेशन चलाया करती थी, कई बार ओवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट मतलब खुलेआम, जैसे किसी देश की आर्मी ने दूसरे देश की आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। कोवर्ट ऑपरेशंस जैसे चोरी छुपे किसी ऑपरेशन को अंजाम देना, जो आप अक्षय कुमार की मूवीज में देखते हो। मतलब सरकार तो कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बताती नहीं ना, सरकार मानती नहीं है कि हमने ये कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक्सेप्ट नहीं करती सरकार।
हाँ, तो बात ये थी, पहले देखो कुछ ऑपरेशंस कोवर्ट होते थे, कुछ ओवर्ट होते थे, लेकिन आज के समय में तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, रिमोटली बैठकर भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। जैसे इंडिया में कुछ लोग बैठे हैं और हजारों किलोमीटर दूर किसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वो देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फखीरेजादे, उनको इजराइल की जो एजेंसी है मुसाद, कैसे मारा उनको? ये तो बिल्कुल ही एक लेटेस्ट वेपन की सहायता से मारा। मतलब इजराइल के जो एजेंट्स थे वो मौजूद नहीं थे ईरान की धरती पर, होंगे मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट हालांकि हो सकता है प्रोवाइड की हो, लेकिन मौके पर मौजूद नहीं थे जहां पे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया। मोसाद के द्वारा उनकी हत्या की गई सैटेलाइट बेस्ड एक गन की सहायता से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। आपको कभी टाइम मिले, बोर हो रहे हो, तब ये आर्टिकल आप पढ़ना कि इजराइल की एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कैसे करवाई। मतलब बोर हो रहे हो तभी, एग्जाम के काम की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ना कोवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन, तो ये पुरानी चीजें हो जाएंगी। रिमोटली कंट्रोल डिवाइसेस की सहायता से ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं, जाने की जरूरत भी नहीं है किसी देश के सोल्जर्स को, एजेंट्स को दूसरे देश में। इसके बाद आर्टिकल में चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। कुछ समय पहले की बात है, हमने ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था, मुंबई के कुछ एरियाज की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है एकदम से बाधित हो गई थी। इससे पहले कि अथॉरिटीज कुछ समझ पाती, बाद में उन्हें पता लगा कि ये तो चाइना के जो साइबर हैकर्स हैं उन्होंने अटैक किया है इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बाद में काफी सारे आर्टिकल्स आए थे कि इंडिया जो है वो साइबर वारफेयर के लिए तैयार नहीं है, और ये चाइना की एक प्रकार से इंडिया को चेतावनी थी। ये सारी चीजें देखते हुए अब देखो, इंडिया को अपनी एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो 21वीं सेंचुरी के लिए, क्योंकि अब सिक्योरिटी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। राइटर कहते हैं 4 डायमेंशंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। 21वीं शताब्दी में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना चाहिए हमें हमारे देश की कौन सी एसेट्स को डिफेंड करने की आवश्यकता है। मतलब हमारे देश में कौन सा ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें हमारे ओपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, जैसे चाइना हमारा ओपोनेंट है। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के बाद अब दूसरे नंबर पे बारी आती है प्रायोरिटीज़ की। प्रायोरिटीज़ देखो सरकार की ये होनी चाहिए, कुछ नए डिपार्टमेंट्स इस्टाब्लिश किए जाएं इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ को हमारे देश में प्रमोट करने के लिए। नई टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, थोरियम फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एंटी कंप्यूटर वायरसेस, न्यू इम्यूनिटी क्रिएटिंग मेडिसिन्स, इन सब पर सरकार को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूलों में देखो कंपलसरी साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन होनी चाहिए। प्रायोरिटी के बाद अब तीसरा डायमेंशन आता है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसके लिए राइटर कहते हैं देखो, इंडिया को लिमिटेड प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर से बताता हूं, ये यहां पे इंडिया है, यहां पे पाकिस्तान है। इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, ऐसी इंडिया की एजेंसीज को इंटेलिजेंस मिल जाती है। तो इससे पहले कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करे, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, इसे कहेंगे आप प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स। जैसे देखो, यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया था, ये कहते हुए कि इराक जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, तो वो वेपन यूएसए के खिलाफ फ्यूचर में यूज कर सकता है। उससे पहले ही यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया, इसे बोलेंगे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। तो इंडिया को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयार रहना चाहिए और एक डेटरेंस क्रिएट करनी चाहिए। मतलब चाइना को भी एक सिग्नल जाए, दूसरे जो इंडिया के एनिमी कंट्रीज हैं उनको भी सिग्नल जाए कि अगर आप इंडिया के ऊपर अटैक करवाओगे, साइबर वारफेयर करोगे, तो इंडिया भी आपको करारा जवाब देगा। ये डेटरेंस पैदा होना जरूरी है। इसके अलावा इंडिया दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में जैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की सेंस में इंडिया काम कर रहा है ना, नई नई जो ये थ्रेट्स हैं इनको लेके भी इंडिया कोऑपरेट करे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर। लास्ट में डायमेंशन आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। काफ़ी बार देखो सरकार का एक्सक्यूज ये होता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं ये सब तैयारी करने के लिए, मतलब जो पहले हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं देखो ये बात सच है, कोविड के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, बट
डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है करेंसी को प्रिंट करके, और लोगों के हाथ में पैसा देके, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे और डिमांड जो है मार्केट में फिर से जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होगी तो फिर इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो फिर से घूमने लगेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी। और भी स्टेप्स राइटर सजेस्ट करते हैं, जैसे डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट रेट को कम करके, जो बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट्स होते हैं उनको इंक्रीज करके। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि देखो, हमें जल्दी से एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एक विजन के साथ में नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ड्रा करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं समय रहते, तो कल को अगर विपरीत हालात पैदा हुए, मतलब युद्ध हो जाता है किसी देश के साथ में, या फिर नई तरह की थ्रेट्स आती हैं दूसरे देशों से, तो हम उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तैयारी करने का जो समय है वो अभी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जीएम राइस कंट्रोवर्सी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। हर साल 63,000 करोड़ का जीएम फ्री राइस इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसे इंडिया के द्वारा नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक राइस। लेकिन दिक्कत ये हुई है, जून के बाद से इंडिया से 500 टन का जो राइस यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुआ था, अब यूरोप की एक एजेंसी की जांच में पता लगा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। यहाँ पर देखो, यूरोपियन कमीशन रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड ने जब चेक किया तो पाया गया फ्रांस की एक कंपनी वेस्ट होव ने जो राइस का आटा भेजा है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का आटा है। तो फर्दर जांच किया गया कि फ्रांस की इस कंपनी ने ये राइस लिया था इंडिया से। मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आया कहाँ? यूरोप में ओरिजिन निकला इंडिया। तो एकदम से फ्रांस ने बाकी देशों को भी अलर्ट कर दिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड। इंडिया के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जैसा शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया, इंडिया हर साल 63,000 करोड़ का जीएम फ्री राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री राइस एक्सपोर्ट करता है। तो ये अगर ब्रांड खराब हो गया ना, मतलब क्वालिटी पर अगर धब्बा लग गया ना, फिर इंडिया इतनी वैल्यू का राइस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार का क्या जवाब है इस इशू पर। सरकार ने देखो अभी तो ये कहा है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रांस में ही ये राइस कंटामिनेट हुआ होगा, कोई ना कोई मिलावट फ्रांस में ही हुई होगी, इंडिया में नहीं हुई। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस इशू पर, अगर इंडिया ने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आपको एक्सपोर्ट किया है। देखो एक चीज़ आपको बताऊं, इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है वो अलाउड नहीं है, बैन है। मतलब अभी फिलहाल सिर्फ रिसर्च चल रही है, कुछ जो खेत है ना वहाँ पे रिसर्च होती रहती है जेनेटिकली मॉडिफाइड पैडी पर, राइस पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वहीं से लीक हुआ हो वो राइस और गलती से पहुँच गया हो यूरोप में इंडिया से। लेकिन इंडिया का इतिहास आप खंगालोगे ना, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को सरकार की तरफ से अलाउ किया गया, उससे पहले ही किसानों के द्वारा बीटी कॉटन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया था। बीटी ब्रिंजल को अभी अनुमति नहीं मिली है, तो बीटी ब्रिंजल का अभी भी कहीं कहीं पर किसानों के द्वारा उगाया जाता है। यानी हमारे देश में जो क्वालिटी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। वैसे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट करने वाली अपेक्स बॉडी है। लेकिन आपको अगर किसी स्टेट में जीएम क्रॉप्स के ट्रायल करने हैं ना, तो आपको उस स्टेट की गवर्नमेंट से अनुमति जरूर लेनी है। तो राइटर के द्वारा यही कहा जाता है कंक्लूजन में कि देखो, फार्मर्स और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इनका आपस में क्लोज कनेक्शन होता है। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो नए नए बीज फार्मर के साथ शेयर करती रहती हैं, नई नई वैरायटीज फार्मर के साथ शेयर करती रहती हैं। तो हो सकता है गलती से किसी स्टेट यूनिवर्सिटी ने फार्मर्स के साथ जो ये जीएम राइस है उसके बीज शेयर कर लिए हों, कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इस पर इन्वेस्टिगेशन करके ये इंश्योर करना होगा हम जो भी राइस या फिर दूसरी कमोडिटी भी एक्सपोर्ट करें तो क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना क्वालिटी के आप मत भेजिए, क्योंकि एक बार अगर
धब्बा लग गया ना ब्रांड को कि इंडिया से जो माल आता है वो अडल्ट्रेटेड है या फिर कंटामिनेटेड है, तो फिर उस कलंक को साफ कर पाना बहुत मुश्किल साबित होगा। और सफ़र कौन करेगा? सफ़र करेंगे किसान, क्योंकि जिनका राइस सही है, क्वालिटी वाला है, उनको भी नहीं लिया जाएगा, फिर दूसरे देशों के द्वारा दिक्कत हो जाएगी। किसानों की जो इनकम लेवल है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो सरकार जल्द से जल्द इस जीएम राइस की जो कंट्रोवर्सी है इसे एड्रेस करें। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेम सेक्स रिलेशंस को लेकर सोसाइटी की मानसिकता को चेंज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, मद्रास हाईकोर्ट की ना कुछ समय पहले एक एडवाइजरी आई थी कि अभी भी हमारे समाज में ना सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता बल्कि मीडिया में भी सेम सेक्स रिलेशंस यानी जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफ़ी ख़राब है। इवन पुलिस के द्वारा जो ये सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनका हरासमेंट किया जाता है। इन सब में बदलाव होना चाहिए। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में कहा गया, जैसे देखो, पुलिस पर्सनल को सेंसिटाइज किया जाए और उसके बाद पुलिस कंडक्ट रूल्स में आवश्यक बदलाव किया जाए ताकि फिर भी कुछ पुलिस पर्सनल अगर बदसलूकी करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के साथ तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि एग्जाम्पल सेट हो और बाकी पुलिसमैन को भी पता लगे कि कैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को ट्रीट करना है। जैसे और भी चीज़ें हैं हमारे देश में, बहुत सारी जो बुक्स हैं जैसे साइकियाट्रिस्ट से संबंधित बुक्स हैं, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, उनमें भी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो करंट नैरेटिव के हिसाब से नहीं है। सही वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल होने चाहिए। तो इसके लिए अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इन्होंने ये गाइडलाइन जारी की हैं कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ इन टेक्स्ट बुक्स में आवश्यक बदलाव करवाएं ताकि सही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। मद्रास हाईकोर्ट ने जब अपनी ये गाइडलाइंस दी ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सामने रखा अपनी जजमेंट में। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, अनअवेयरनेस देखो इतनी ज़्यादा है कि एक बार क्या हुआ, सेम सेक्स रिलेशन वाला पर्सन गे वो गया साइकियाट्रिस्ट के पास, तो साइकियाट्रिस्ट ने उसको एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स दे दी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए मेडिसिन दे दी। तो मतलब इशू कुछ और था, मेडिसिन कुछ और दे दी गई। इतनी ज़्यादा अनअवेयरनेस है इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो मद्रास हाईकोर्ट ने जो ये गाइडलाइंस जारी की है ना, ये एक अच्छा प्रयास है सेम सेक्स रिलेशंस को लेके समाज की जो सोच है उसे सुधारने के लिए। तो सेम सेक्स रिलेशन वाले जो हैं उनको एक कंपेनियन मिला है जुडिशरी की फॉर्म में। लेकिन देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है जुडिशरी किसी इशू को लेके बदलाव लाना चाहती है लेकिन समाज उस बदलाव को जल्दी से अडॉप्ट करता नहीं है। तो इस इशू में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सोच, उनका जो एक्शन है वो अहम हो जाता है। सरकार किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाने में अपना रोल प्ले करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जुडिशरी तो अपना काम कर रही है, सरकार को भी अपना काम करना चाहिए और सेम सेक्स रिलेशन वालों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार को ज़्यादा एक्टिव एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पे जो पर्सनल हैं उन तक ये सारी बातें पहुंचे और वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया सेम सेक्स रिलेशंस एंड सोसाइटी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।